तो अब पावर और पावर फैक्टर, अब ये पावर फैक्टर ना आपके सिलेबस से हट चुका है, पर छोटी सी चीज है तो इसलिए मैं डिस्कस कर लूंगी इसको। पावर फैक्टर और चोक कॉइल आपके स्कूल। ओके मैम। तो अब देखो, आपको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला आप पढ़ के आ रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, V इंटू आई होती है ना? ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। पर ये जो पावर का फॉर्मूला वी आई, ये किस में होता है? जब हमारे पास जो सोर्स है वोल्टेज का, वो क्या हो? डीसी सोर्स। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? दोनों V और I दोनों चेंज होते हैं टाइम के साथ में। ठीक है। अब हम ये जो मान लेते हैं कि टाइम के साथ जो ये इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, V क्या होती है? V नॉट साइन ओमेगा टी, और I नॉट साइन ओमेगा टी +-5। भाई आपको पता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो +5, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो -5। तो क्योंकि वोल्टेज और करंट एसी सर्किट के अंदर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए जो पावर होगी वो भी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो अगर आपको P इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V नॉट आई इंटू टी, या V नॉट आई एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऐसे लगा लिख सकते हैं। तो देखो पावर क्या बन जाएगा आपका? पावर एट पर्टिकुलर टाइम टी, V नॉट आई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ओमेगा टी, V नॉट आई, V नॉट क्या होता है? साइन ओमेगा टी, और आई क्या होता है? यहाँ पर आई में आई नॉट लगा देंगे। ठीक है। तो आई के लिए फॉर, यहाँ आई नॉट नहीं, V नॉट आई है, V इंटू आई। तो V के लिए फॉर्मूला V नॉट साइन ओमेगा टी, और I के लिए फॉर्मूला I नॉट साइन ओमेगा टी +5। बस ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें। तो I नॉट क्या हो गया? क्या हो गया? सॉरी, I नॉट साइन ओमेगा टी +-5। तो अब यहाँ देखो पावर एट पर्टिकुलर टाइम टी क्या आ गया? V नॉट और I नॉट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो गया? साइन ओमेगा T +5। अभी ये प्योरली इंडक्टिव वाला केस ले रही हूँ। अब अकॉर्डिंगली अगर आपको कैपेसिटिव सर्किट मिलता है तो माइनस लगा लोगे, कैलकुलेशंस वैसे ही रहेंगी। तो लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लिया पावर एट पर्टिकुलर टाइम टी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए हम क्या, क्योंकि बार बार वोल्टेज और करंट तो चेंज हो रहा है, तो हम क्या निकालते हैं? इस पावर का एवरेज निकालते हैं। और एवरेज पावर को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एक तरीका और होता है पावर को ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए, ऐसे एवरेज, ये भी दोनों चीजें सेम चीज है। पावर के ऊपर बार मतलब एवरेज पावर, और इस तरह से लिख दिया गया तो इसका मतलब भी क्या होता है? एवरेज पावर। और ये जो एवरेज पावर निकालेंगे, ये हम किसके लिए निकालेंगे? एक कंप्लीट साइकिल के लिए।
तो अब यहाँ पर देखो एवरेज पावर एट पर्टिकुलर टाइम टी क्या हो गया, एवरेज किसका निकाल देंगे, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डाली है, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी फिर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां से देखो ये आपको क्या एक फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या आएगा देखो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और फिर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, ये सब एवरेज अभी है, एवरेज का साइन ऊपर आएगा। ये आ गया आपका वी नॉट आई नॉट, अब ये इंटू हो जाएगा इधर, तो ये बनता है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, ये किसके इक्वल होता है, साइन टू ए के, या हम लिख सकते हैं ये साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन टू ए अपॉन टू। तो अब यहाँ पर ये देखो ये चीज ये आपको कहाँ पर दिख रही है वैल्यू, ये साइन ए कॉस ए, दिस इज साइन ए कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू ए अपॉन टू, जस्ट इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ये आ गया वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस इसको किस फॉर्म में लिख दिया, साइन टू ए अपॉन टू, यानी साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू, और ये साइन फाई एज इट इज। अब इनकी आप अलग अलग क्या कर दोगे, एवरेज लोगे, वी नॉट आई नॉट इसका एवरेज, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज, कॉस फाई इसका एवरेज, और फिर साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू इसका एवरेज, और साइन फाई का एवरेज। मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस नहीं है। अब ये देखो वी नॉट आई नॉट इसका तो एवरेज यही रहेगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कांस्टेंट ही रहता है एवरेज पीक वैल्यूज का। यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई थी हाफ इनटू कॉस फाइव, यही आएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। साइन फाइव की वैल्यू क्या हो, साइन थीटा की का एवरेज क्या होता है, जीरो। तो यहां से आपकी ये एवरेज पावर ये आ गई। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, पावर एवरेज इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट इंटू हाफ इंटू कॉस फाइव। अब देखो वी नॉट क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ को मैंने इस इन टर्म्स में लिख दिया वी नॉट आई नॉट, क्योंकि मुझे अभी ये क्या करना है, आई आर एम एस और वी आर एम एस की वैल्यू के फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ पर ये जो 2 होता है ये क्या होता है, √2 इंटू √2, बस ये इस फॉर्म में लिख दिया। तो पावर एवरेज क्या आ गया, VRMS IRMS cos⁵, ये एवरेज पावर। इतना पार्ट आपके सिलेबस में है, और जो सिलेबस में नहीं था बस ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। जहां पर जो cos⁵ होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, R/Z। क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से आएंगे ना? देखो, एवरेज पावर निकालने के लिए तो उसी फॉर्मूले से आएंगे, ठीक है। एवरेज पावर निकालना होगा तो उसमें ये cos⁵ यूज होना ही है, ये आपके सिलेबस में है। अब सिर्फ पावर फैक्टर निकालना होगा अगर, तो वो फिर नहीं आएंगे, R/Z होता है, लेकिन इसकी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि दे देते हैं, वो भी बिना देखे हुए क्वेश्चंस दे देते हैं उठा करके, तो आपको पता होना अप्लाई चाहिए। करने के लिए तो आ सकता है कि अगर डाल लें बिल्कुल, हाँ। फॉर्मूला। तो ये आपको आर पता ही है, रजिस्टर होता है, और जेड क्या होता है, इम्पीडेंस, जो कि पिछली क्लासेस में मैं करवा चुकी हूँ, अभी LCR सर्किट में और भी इसको करेंगे, लेकिन ये R/Z आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैं डिफरेंट केसेस में आपको पावर फैक्टर यहाँ निकाल के भी बता दूंगी। इतना पार्ट क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है डेरिवेशन। अब हम यहाँ लेते हैं सर्किट फाई और फिर पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ आए ना आए, बोर्ड्स में आए ना आए, आपके कंपटीशन में तो आएगा ही। हाँ, तो कुछ भी नीचे इसका टी है। अभी पता नहीं कितने दिन लगाएंगे ये लोग डेट शीट डिक्लेयर करने में। अब देखो, सबसे पहले सर्किट हम कौन सा ले रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें जो रजिस्टर, ये जो आपका वोल्टेज होता है और करंट होता है वो सेम डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन, यही सेम वोल्टेज की डायरेक्शन। तो आपको बताइए तब फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 1, है ना। cos⁵ क्या होता है, 1। फिर अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, अब ये देखो, ये करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलती है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल हुआ, फाई कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो cos⁵ क्या होता है, 0, तो पावर 0। फैक्टर क्या आ गया, 0। सिमिलरली अगर हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट हुआ, ओ सॉरी कैपेसिटिव सर्किट हुआ, तो इस केस में करंट आगे चलता है वोल्टेज से, तो करंट यहां बना लो, वोल्टेज यहां बना लो। अभी भी जो फाई है वो क्या है, 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। अब बात आती है कौन सा सर्किट, LR सर्किट, जहां पर रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। अब इस केस में क्या होता है, ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर, और ये इसका नेट रेजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते थे, इम्पीडेंस। इस केस में जो फाई होगा वो क्या होगा, फाई का फॉर्मूला आपको अभी बताया, R/Z, और R और इम्पीडेंस यहीं पे आप क्या लगा दोगे, वही पाइथागोरस। तो √XL² प्लस R²। सिमिलरली नहीं, R/Z कैसे आ रहा R/Z कैसे आ रहा है, ये है? 10 अच्छा, फाई कैसे, हाँ 10, हाँ। cos फाई लिया ना R/Z। हम्म cos⁵ है ना वैल्यू, तो इसीलिए R/Z आ रहा है। और ये आपका अब RC सर्किट, RC सर्किट में ये आपका इधर तो रजिस्टर रहेगा ही,
अब XC कहाँ जाएगा, या नीचे, और इनका रिजल्टेंट ये इम्पिडेंस क्या आ गया इधर। तो यहाँ भी फाई और कॉस फाई, यहाँ पर क्या बना R/Z, पर फर्क क्या है, ये XC² प्लस R², ये आपका पावर फैक्टर आ गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है और बोला जा रहा है कैलकुलेट पावर, अब बताया तो है नहीं कि पावर कौन सी निकालनी है। आइए, पावर जो है आपको फैक्टर तो गिवन नहीं है कुछ भी, जस्ट लिखा है कैलकुलेट द पावर। तो अगर सिर्फ पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो आपने वहां पर एवरेज पावर निकालना है। ये चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो पावर एवरेज होगी। ठीक है। इसके बाद हमने ऊपर आपको बताया कि हम चोक कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। चोक कॉइल क्या होती है? ये एक्चुअली सीरीज LR सर्किट है। तो इंडिया में ज्यादातर जगहों पर जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, वो क्या है, 220 वोल्ट की ये वोल्टेज आती है और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ज्यादातर जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें यही वैल्यूज होती है। लेकिन कुछ डिवाइसेस हैं जैसे ट्यूबलाइट्स, ठीक है, वो इतनी हाई वोल्टेजेस पे काम नहीं कर सकती। तो उनकी वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए ट्यूबलाइट्स में क्या लगाई जाती है, चोक कॉइल। टू रिड्यूस वोल्टेज in tube light we use और होता कैसे है, तो हम क्या करते हैं कि देखो वोल्टेज रिड्यूस करना अगर ट्यूबलाइट में, तो हम सिंपली एक लार्ज रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ट्यूबलाइट के साथ में। तो ये जो रेजिस्टर है ये क्या कर देगा, वोल्टेज को तो रिड्यूस कर देगा ट्यूबलाइट की, लेकिन पावर को कम नहीं करेगा किसी भी तरह से। वो ट्यूबलाइट कम वोल्टेज के साथ ज्यादा पावर में काम कर सकती है। तो कनेक्शन कैसे होगा देखो, टू रिड्यूस वोल्टेज इन ट्यूब लाइट्स we can simply connect a large resistor in series with tube light. This resistor will reduce voltage in tube light, लेकिन और पावर क्योंकि बहुत सारी आ रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत सारी पावर वेस्ट हो जाएगी। अब देखो कैसे, या आपने सीरीज में रजिस्टर लगा दिया और यहां से देखो क्या हो जाएगा, फाई तो 0 है, यानी पावर फैक्टर कितना हो गया, 1। तो पावर एवरेज क्या हो गई, VRMS IRMS।
ठीक है। तो इसलिए अब ये जो है, अब अभी सिर्फ हमने रजिस्टर लगाया तो बहुत सारी पावर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चोक कॉइल का यूज कर देंगे। चोक कॉइल में क्या कर देंगे, रजिस्टर के साथ साथ एक सीरीज में इंडक्टर भी लगा देंगे। तो ये पावर वेस्टेज ना हो, इसके लिए क्या कर देते हैं, हम चोक कॉइल यूज करते हैं। तो मैं ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि जो चोक कॉइल है ये है चोक क्या, कॉइल, चोक कॉइल तो वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए होता की वेस्टेज होगी। अब इंडक्टर भी लगा दें तो फिर इस वेस्टेज से बचा जा सकता है। तो चोक कॉइल इज अ सीरीज एलआर सर्किट, और फंक्शन इसका क्या हो गया, चोक कॉइल का फंक्शन हो गया टू रिड्यूस वोल्टेज in tube lights without wasting too much power। बहुत ज्यादा पावर को वेस्ट ना करते हुए वोल्टेज को कम कर देगा चोक कॉइल। तो इसका मतलब चोक कॉइल होने से क्या हो जाएगा, हमारा जो इम्पीडेंस है वो तो बढ़ जाएगा। देखो, हमें लार्ज इम्पीडेंस तो चाहिए पर स्मॉल रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से, ये आपकी चोक कॉइल, इसी में हमने क्या लगा दिया, सीरीज में रजिस्टर जिसकी वैल्यू कम है, और ये इंडक्टर, और ये आपका एसी सोर्स है। तो यहाँ इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, इंडक्टर की वैल्यू तो बड़ी है पर रजिस्टर की वैल्यू छोटी, इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ बड़ी आ जाएगी, आपको याद रखना है। अब हम कैसे करें कि इम्पीडेंस जो है वो लार्ज आए और रजिस्टर की वैल्यू स्मॉल आए। इसके लिए एक्सएल की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेल क्या होता था, बताओ जरा इसका नाम मुझे। नाम। जीटा। जीटा एल तो है, पर किस हम चीज को रेफर करता है, हम इंडक्टेंस मैम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस को वो, अच्छा, इसको इंडक्टिव मेगा एल इंडक्टिव इंडक्टिव। रिएक्टेंस, इंडक्टेंस तो एल हाँ होता है भाई। यस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम स्मॉल रखेंगे तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो ज्यादा आ जाएगा। तो अब ये पावर कैसे बचाता है, इसको समझने के लिए भाई हमने पावर फैक्टर, अभी देखो, अब पावर फैक्टर के बिना आप ये कैसे समझ सकते थे, इसीलिए पावर फैक्टर तो पता नहीं क्यों काट दिया, लेकिन और ये काटा नहीं है चोक कॉइल। आर बाई जेड फॉर्मूला यही होता है पावर फैक्टर का, और जेड को आप क्या लिख सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी, इट इट इज मच मच लेस देन, कैसे और कंपेयर कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप आर कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, यही आएगा यस। ना। ठीक है, तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू मच मच लेस देन होती है, मतलब इतनी छोटी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो, प्रैक्टिकली मतलब बहुत ज्यादा छोटा। तो जब ये रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो देखो, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रजिस्टर के, तो पावर कम से कम वेस्ट होगी, जब ऑलमोस्ट कितनी पावर वेस्ट हो रही है, जीरो।
तो hence very little power is wasted. हम इसे प्योरली इंडक्टिव कह सकते हैं फिर सर्किट? बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन। हाँ, पर प्रैक्टिकली आपने क्या बोल देना है कि वेरी स्मॉल। रजिस्टर लगाते ही हैं, पर उसका जो रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम रख देते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पावर फैक्टर का, अब देखो इसमें कोई डाउट। अब सीरीज एलसीआर सर्किट, अब एलसीआर सर्किट के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि वो सर्किट जिसमें तीनों चीजें, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगाओ। तो पहले ये सर्किट बना लेते हैं। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर। अब यहां से देखो एक करंट आ रहा है जो कि वैरिंग करंट है टाइम के साथ। इसकी वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर पे वोल्टेज हम मान लेते हैं वीएल, कैपेसिटर पे वोल्टेज वीसी और रजिस्टर पे वोल्टेज वीआर। अब यहाँ पर देखो ये वी आर, वीसी और वीएल, ये अगर हम इक्वेशन में लिखें कि ये वोल्टेज कितनी होगी, तो ये क्या होता है, रजिस्टर की वोल्टेज आई इंटू आर। अब यहाँ पर देखो ये वी आर और आई आर सीधे नहीं लिखा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये क्या हम लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। वी आर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ आई आर का कोई रोल नहीं, क्योंकि आई कौन कौन सा लेना है हमें, मैक्सिमम करंट, क्योंकि ये इक्वेशन है, वो डीसी करंट नहीं आ रहा। हमारा डीसी करंट होता तो हम आई आर लिख देते सिंपली। इसी तरह से इंडक्टर में, प्योरली इंडक्टर अगर इंडक्टिव सर्किट होता तो इसकी वोल्टेज कैसे निकालते हैं, आई नॉट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा एल से। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं यहाँ साइड में भी दोबारा लिख रही हूँ। कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी है, वी नॉट सी, यहाँ भी ये स्मॉल में लिखना है ऐसे, वी नॉट सी कितना है, आई नॉट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर इनकी इक्वेशन भी हम याद कर लेते हैं। जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था तो एट पर्टिकुलर टाइम टी आप कैसे निकालते थे इसकी वोल्टेज, वी नॉट आर लिखेंगे, क्योंकि वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस लोगे वो किसका लोगे, इस रेजिस्टेंस वोल्टेज इस रेजिस्टर की लोगे, तो साइन ओमेगा टी। इसी तरह से इस इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज कितनी हो जाएगी एट पर्टिकुलर टाइम टी, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट लैग करता है वोल्टेज से प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में
क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज लीड। को। यस, तो यहां साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, अब ये तीनों चीजों को हम कंबाइन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर केस में। अब आपको इस सर्किट के अंदर नेट वोल्टेज निकालनी है, यानी वही नेट वोल्टेज क्या बोलते थे हम, इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब इस केस में हमने क्या किया, तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो नेट वोल्टेज क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सिंपल वाला फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो, सिंपल वाला फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, ये आपका रजिस्टर आ गया, वोल्टेज की टर्म्स में बनाना है, तो ये देखो रजिस्टर की वोल्टेज। अब आपको पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट और करंट की डायरेक्शन तो यही होगी प्योरली प्योर रेजिस्टर में। तो अब अगर इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलती है, तो ये रही आपकी प्योर इंडक्टर की वोल्टेज। और फिर प्योर कैपेसिटर की वोल्टेज कैसे आ गई, इधर नीचे, करंट से पीछे चलती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपने ये वैल्यूज कौन कौन सी लेनी है, पीक वाली, सब तीनों की पीक वैल्यूज ली है। इसके अलावा पीक के अलावा आप आरएमएस वैल्यूज भी ले सकते हो। ठीक है, यानी वी आर एम एस, वी कैन टेक आरएमएस वैल्यूज ऑफ वी। ठीक है, तीनों के आप आरएमएस वैल्यूज भी ले सकते हो। अब देखो, इन तीनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो इनका जो नेट वोल्टेज आएगा, इसकी नेट वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। अब ये नेट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, तीन केसेस। ठीक है, अब इनको देखो, ये तो वोल्टेज के टर्म में मैंने डायग्राम बना दी। अब आपने क्या करना है, इनके रजिस्टर के टर्म्स में आपको डायग्राम बनानी है। तो कुछ नहीं करना, ये रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो ये रजिस्टर की हो गई, इंडक्टिव रेजिस्टेंस की और कैपेसिटिव की आ गई। ये फेजर डायग्राम बन गई, बस सिंपली इसी से अब हमारी कैलकुलेशन चलेगी। अब नेट वोल्टेज यानी इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने तीन केस लेने हैं। सबसे पहला केस वन, केस वन में क्या होगा कि जो इंडक्टर की वोल्टेज है ये कैपेसिटर की वोल्टेज से मान लो अगर ज्यादा है, तो अगर या तो ये केस हो वोल्टेज ज्यादा हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो, दोनों में से कोई भी आप केस ले सकते हो। तो अब देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। ये तो रजिस्टर की वोल्टेज आपने बना दिया। अब यहां पर देखो, ये अगर इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर से ज्यादा है तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली जो आपकी वाई एक्सिस है ये क्या बताएगा, है ना, दो वेक्टर्स अगर आप ले रहे हो, देखो ऐसे सिंपल समझो इसको। अब यहां पर ये केस है, मान लो पॉजिटिव वाला ज्यादा है नेगेटिव वाले से, है ना, यस। पॉजिटिव वाला अगर ज्यादा है नेगेटिव वाले से तो क्या केस ले सकते हो, जैसे ये ऊपर ये मान लो 7 होता और नीचे क्या है 5 है, तो इसका नेट क्या आ जाएगा 7 - 5। और किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वही चीज किया। इसका जो रिजल्टेंट है दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर का, ये जो नेट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, V0L - V0C। अब इन दोनों वेक्टर्स का आप सम कर दोगे, यानी ये रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, V0 रिजल्टेंट। किस एंगल पर आ रहा है, ये एंगल क्या है, 5।
ठीक है। अब देखो यहां से ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर का सम क्या हो जाता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये क्या आ जाएगा, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ये वाला वेक्टर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। अब देखो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, इसको आप वी नॉट आर, देखो ऊपर मैंने लिखवाया है, इसकी वैल्यू क्या होती है आई नॉट आर, तो करंट और रजिस्टर के टर्म्स में इसको लिख लेना। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसको भी लिख दो आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट जीटा सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इन दोनों में आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। अब इसमें भी ये मैं आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बचा आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो ये आ रहा है वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। तो ये जो पार्ट आया दिस वन, ये वाला पार्ट, यही क्या है Z, दैट इज नेट वोल्टेज इम्पीडेंस। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, सॉरी मैं वोल्टेज बोल रही हूँ। ठीक है, ये क्या आई इंटू क्या होता है वी ना, ये क्या आया नेट रेजिस्टेंस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, दिस इज इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमने सिंपल पाइथागोरस से निकाला है, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ये रिजल्टेंट, ये देखो याद करो, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट आप कैसे करते थे, ये मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनका ये रिजल्टेंट है। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल हो तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लगा दिया, आप अगर चाहो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी लगा सकते हो, पर कॉस थीटा यहाँ पर क्या, थीटा क्या आ जाएगा 0, इसीलिए ये लगाया। ठीक है, अब देखो हमें वी नॉट तो मिल गया, वी नॉट तो मिल गया, पर अब साइन के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो क्या है वी की, साइन ओमेगा टी ना। अब देखो इसको समझते हैं। अब अगर ये रजिस्टर के केस में हमने डायग्राम लिया तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इधर आया और इंडक्टिव रिएक्टेंस इधर आया, ऐसे। अब यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू हमने क्या देखी है, ये ग्रेटर देन है, ये वो केस लिया है हमने जिसमें इंडक्टर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू से ज्यादा है। तो अब हमें क्या याद रखना है कि ये जो सर्किट होगा ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, यानी करंट लैग करेगा यहाँ हम पर। सिद्धांत के लाइट चली गई शायद लेफ्ट।
आपने भी कुछ कराया क्या? बस यही बताया मैंने कि अब देखो हमने वी नॉट तो निकाल दिया, पर हमारी इक्वेशन में तो साइन थीटा भी है ना, साइन ओमेगा टी भी है, तो साइन के साथ हम क्या लगाएंगे? तो हमें ये याद रखना है कि ये वो सर्किट है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है ना? तो क्या होगा कि करंट जो है वो लैग करेगा इस केस में, और ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा? इंडक्टिव सर्किट की तरह, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरह। क्यों? क्योंकि करंट यहां पर लैग कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज क्या हो जाएगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जहां पर आपने ये वी नॉट निकाल दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? आई नॉट इंटू जेड। और जेड के लिए भी आपको क्या याद रखना है? जेड निकालना होगा तो क्या कर देंगे? आर स्क्वायर प्लस जीटा एल स्क्वायर माइनस जीटा सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ये फाई कैसे निकलेगा, फाई को कैसे कैलकुलेट करना है? तो फाई को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये वाला केस लेना आपको, यहां पर ऐसा। ये रजिस्टर, और ये क्या है आपका? और ये आपका Z होता है, यहां पर ये नेट आ गया रजिस्टर। ये आपने ट्रायंगल बना दिया, तो यहां से देखो टेन फाई क्या आ जाएगा? जीटा एल माइनस जीटा सी अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह आपका एलसीआर सर्किट में पहला केस हो गया जिसमें हमारा इंडक्टर जो था वो ग्रेटर था किससे? कैपेसिटर से। इसमें देखो कोई सेकंड केस क्या होगा अब हमारा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर is greater than voltage across इंडक्टर। ये केस अगर हो, या हम बोल सकते हैं जीटा एल की वैल्यू जीटा सी से छोटी हो। सर्किट तीनों को कंबाइन करके हमें याद रखना है, देखो ये करंट की डायरेक्शन रखनी है तो रजिस्टर की वही होगी, इंडक्टर ऊपर और कैपेसिटर ऐसे नीचे। अब कौन सा केस हमारा आ जाएगा? अब हमने इसको कंसीडर करना है, क्योंकि अब हमारी ये माइनस वाली वैल्यू प्लस से ज्यादा दे रखी है। अब इसका जो नेट आएगा वो देखो कैसे अब ये वाला केस अगर लेंगे तो सेपरेटली इसका जो डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम, वो ये बनेगा। दिस इज वी वोल्टेज वी आर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैसे लेंगे? सी बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये आपका नेट आ जाएगा। और ये 5। सेम वही स्टेप लेने हैं जो अभी हमने पीछे किए थे वी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए, और वी नॉट की वैल्यू भी सेम आएगी। तो देखो इन दोनों वेक्टर्स का सम करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। वी नॉट स्क्वायर एट आर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देना बस, इसका होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आपने क्या कर देना है? आई वोल्टेज को आई आर की टर्म्स में लिख देना है। तो ये हो गया आई नॉट आर प्लस यहाँ पर आई नॉट कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस आई नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो मैं सीधे सीधे ही इसको कॉमन ले लूंगी, तो ये कॉमन लेकर के क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस जीटा सी माइनस जीटा एल स्क्वायर। एक बार मैंने डिटेल में आपको उसमें बता दिया, बाकी ये एज इट इज ही कैलकुलेशन होगी। तो वी नॉट क्या आ जाएगा? आई नॉट और रूट ऑफ
जीटा सी माइनस जीटा एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो बस फर्क किसका है, जीटा सी और जीटा एल की पोजीशन का। ये जो आया ये क्या था, इम्पिडेंस। तो इसको हम कैसे निकाल देते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड। अब देखो अगर अब ये तो केस 1 और केस 2 करके लिया हमने, अब इकट्ठा अगर हम लिखते हैं ना तो इसके लिए एक टर्म हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसा फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस जीटा एल, और इस तरह का साइन बना देते हैं। इस तरह के साइन का मतलब क्या है कि भाई जीटा एल जीटा सी से बड़ा हो सकता है या जीटा सी भी जीटा एल से बड़ा हो सकता है। जो बड़ा है उसको आप पहले लिख लो क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें फिर वही चीज आएगी, अब यहाँ पर फिर हम साइन के साथ क्या लगाएंगे, तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो लीड करता है, कर रहा है वोल्टेज को। डायग्राम भी हमने बना के देखा है, यही हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज पीछे चल रही है, ये देखो। ये रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में है ना आई, तो अब ये करंट तो पहले आ गया और ये इसकी कैपेसिटर की वोल्टेज बाद में आई है, 90 डिग्री पीछे चल रही है। करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो इस केस में जो हमारी वोल्टेज का की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। और सेम यहाँ पर अब आपको अगर फाई की वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरह के ट्रायंगल को जब हम यूज करते हैं ना इम्पीडेंस निकालने के लिए, जीटा सी माइनस जीटा, इसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं। इम्पीडेंस निकालने के लिए, फाई की वैल्यू निकालने के लिए, दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। और ये रजिस्टर था आपका। अब ये ट्रायंगल बना दो यहाँ से ऐसा, ये करंट है और ये फाई है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, टेन फाई की वैल्यू सेम वही, जीटा सी माइनस जीटा एल डिवाइडेड बाई आर। तीसरा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा केस क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, फिर दोबारा इसको बता रही हूं। अगर वोल्टेज जो होगी इंडक्टर की कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो ये दोनों, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज और कैपेसिटर पे नेगेटिव वोल्टेज, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास इस सर्किट में बचेगा क्या, सिर्फ रजिस्टर की वोल्टेज। तो ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, जिसमें जो रिजल्टेंट रजिस्टर आएगा यानी Z यानी इम्पिडेंस, ये R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो और पीक वैल्यू जो होगी वोल्टेज की उसके लिए वही फॉर्मूला सेम, आई नॉट इंटू जेड। तो इस तरह की जब कंडीशन हो जाए कि आपका जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और ये जेड आर के इक्वल कैसे आया, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी कर दो या एक्ससी माइनस एक्सएल कर लो, दोनों सेम हो जाएंगे। तो अपने आप ही जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों का वो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर की। तो जब भी जेड की वैल्यू, इम्पिडेंस की वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो ये रेजोनेंस कंडीशन होती है। और इसी ये आपको दे रखा है डायग्राम, जिसमें ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। एसी वोल्टेज, रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 3 ओम्स, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.16 हेनरी और कैपेसिटर है 500 माइक्रो फेरेड। और यहां से जो करंट जा रहा है वो है आपका 10 साइन 100t। वोल्टेज है वी नॉट साइन ओनली। ठीक है, अब आपको देखो निकालनी क्या क्या चीजें, इंडक्टिव रिएक्टेंस,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फाई। इसी में सारी कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे। जो नहीं आएगा वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसको मैं बताऊंगी। अब वोल्टेज एट टाइम टी, voltage of resistor at time t, voltage of inductor at time t, voltage of capacitor at time t, पावर फैक्टर। बस छोटी छोटी चीजें, जल्दी जल्दी होगा। और लास्ट में सबसे एवरेज पावर। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। करो। हम ये वी नॉट साइन कुछ नहीं दिया। हाँ, नहीं दे रखा। इसको वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो। V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मिसप्रिंट लग रही है इस बुक के अंदर। The current in a purely inductive or capacitive circuit, और ये AC सर्किट ही होना चाहिए तो अंडरस्टूड है। When average power consumption in AC is 0 is referred as wattless current और आइडियल करंट। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि ये देखो रजिस्टर 0, आर की वैल्यू 0, तो कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड। यानी अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें रजिस्टर लगा ही नहीं है, एक रेजिस्टेंस लेस सर्किट के अंदर पावर कंज्यूम क्या हो जाती है, 0। तो एक सर्किट जिसमें रजिस्टर लगा ही नहीं हो, उसमें पावर कंजम्पशन 0, तो हम उस करंट को क्या बोलेंगे, जो उस टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है, वॉटलेस करंट। तो इसी के साथ एलसीआर सर्किट खत्म होता है और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।